गाइस जितने भी स्टूडेंट है बीए प्रोग्राम के सेमेस्टर 6 के स्टूडेंट उनके लिए वीडियो होने वाली है। तो जितने भी स्टूडेंट है सेमेस्टर 6 के बीए प्रोग्राम के स्टूडेंट जिन्होंने हिस्ट्री मेजर अडॉप्ट कर रखा है सब्जेक्ट, तो हिस्ट्री ऑफ यूरोप 1870 से 1945 जिस भी स्टूडेंट के पास सब्जेक्ट है उनके लिए वीडियो होने वाली है। तो आज हम करने जा रहे हैं हिस्ट्री ऑफ यूरोप का यूनिट नंबर 2 का पार्ट नंबर 3। यूनिट नंबर 2 मैं ऑलरेडी करा चुकी हूँ, उसका पार्ट नंबर 1 एंड 2। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी हो तो वीडियो को प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो चैनल के, या तो यूट्यूब पे सर्च मार सकते हो हिस्ट्री ऑफ यूरोप 1870 से 1945 प्लेलिस्ट रोमा जायसवाल आपके सामने आ जाएगी। ठीक है, तो आज हम करने जा रहे हैं यूनिट नंबर 2। यूनिट नंबर 2 का नाम है हमारा यूरोपीय राजनीति में 1870 से 1918 का ऐतिहासिक विश्लेषण। ठीक है, तो इसमें हमारे 3 चैप्टर थे, तो 3 चैप्टर में से 2 चैप्टर में ऑलरेडी करा चुके हैं। आज हम करेंगे पार्ट नंबर 3। जो हमारा पार्ट नंबर 3 में हमें पढ़ना है प्रथम विश्व युद्ध के बारे में। ठीक है, अगर आप इस सब्जेक्ट के व्यक्ति नहीं हो तो भी आप अगर वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ रहे हो, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के लिए आपके लिए वीडियो होने वाली है। तो कंप्लीट वीडियो ये किस पे बनी है, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर पे बनी है। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते, देरी ना करके। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हो, फर्स्ट टाइम आई हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन ऑन कर दीजिए, जिससे सारी नोटिफिकेशन सारी वीडियो टाइम टू टाइम आपके पास पहुंच जाए। साथ ही आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। हमारे टेलीग्राम चैनल पे आपको नोट्स मिल जाएगा, या आपको कोई क्वेश्चन है तो वहाँ पे आप पूछ सकते हो। ये वीडियो हिंदी मीडियम स्टूडेंट के बारे में होने वाली है, इसके बाद में इंग्लिश मीडियम में भी ये वीडियो लाऊंगी। ठीक है, तो वेट कीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो हमारा टॉपिक का नाम है प्रथम विश्व युद्ध। 1914 से 1918 के बीच ये हुआ था। ठीक है, भूमिका पे ध्यान देते हैं हम इंट्रोडक्शन पे। ठीक है, तो प्रथम विश्व युद्ध जो कि 1914 से 18 के बीच हुआ था, ये इतिहास का एक महत्वपूर्ण युद्ध था, बहुत महत्वपूर्ण युद्ध, जिसमें यूरोप सहित पूरी दुनिया को प्रभावित किया था। ये यूरोप में तो हुआ था, यूरोपीय कंट्री में, पर इसका प्रभाव पूरे दुनिया में पड़ा था। इसे हम महायुद्ध के नाम से भी जानते हैं, द ग्रेट वॉर के नाम से भी। ठीक है, क्योंकि यह युद्ध वैश्विक स्तर पर लड़ा गया था और अनेक राष्ट्र इसमें शामिल हुए थे। ठीक है, इस देश में प्रत्यक्ष तौर पे तो हम 2 गुट देखते हैं कि ट्रिपल अलायंस और ट्रिपल एतांत के बीच होता है, जिसमें ट्रिपल एतांत में क्या होता है, रूस होता है, ब्रिटेन होता है और फ्रांस होता है, और ट्रिपल अलायंस में ऑस्ट्रिया, हंगरी, ब्राजील और इटली होते हैं। बट डायरेक्टली तो ये है, पर इनडायरेक्टली अप्रत्यक्ष तौर पे पूरी दुनिया इसमें जुड़ी होती है। क्यों? क्योंकि जो ब्रिटेन है, फ्रांस है, एक तरफ जो ट्रिपल एतांत वाले जो कंट्रीज है, चाहे ट्रिपल अलायंस वाले जो कंट्री है, जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी, इन लोगों ने जिस जिस कंट्री को अपना औपनिवेशिक बना रखा था ना, जैसे कि लाइक ब्रिटेन ने भारत को बना रखा था, ठीक है, और ऑस्ट्रिया हंगरी ने अफ्रीका को भी बना रखा था, तो इन सब ने अपने अपने जो उपनिवेश कंट्री है उसके लोगों को भी इसमें जोड़ा था। ठीक है, और आर्थिक प्रभाव से भी पूरी दुनिया प्रभावित हुई थी, तो पूरी दुनिया ही इसमें इन्वॉल्व थी एक तरफ से। ठीक है, अब आपको पता, अब मैंने आसान भाषा में आपको बता दिया कि डायरेक्टली कौन थे और इनडायरेक्टली कैसे लोग इन्वॉल्व थे इस युद्ध में। ठीक है, तो इस युद्ध का मुख्य कारण यूरोप में बढ़ती सत्ता का प्रतिस्पर्धा थी। मतलब यूरोप के लोग लालची हो गए थे। ठीक है, लालची कैसे, प्रतिस्पर्धा उपनिवेश बनाने के तौर में। ब्रिटेन ने भारत को बना रखा था, ब्रिटेन ने अफ्रीका को भी बना रखा था, ऑस्ट्रिया हंगरी भी चाहता था मैं भी बनाऊं। मतलब यूरोप के सारे देश चाहते थे कि ज्यादा से ज्यादा हम अपने उपनिवेश बनाए, हम गुलाम बनाए लोगों को, कंट्री को। क्यों? क्योंकि हम गुलाम बनाएंगे, हम अपने उपनिवेश बनाएंगे, तो हम क्या कर सकते हैं, हमें एक मार्केट मिल जाएगा, एक मार्केट मिल जाएगा कच्चा माल को खरीदने के लिए। ठीक है, उपनिवेश से क्या है, सस्ते माल पे कच्चा माल खरीद लेते थे ये उपनिवेश बनाने वाले देश, और साथ में इनको सस्ते दाम पे मजदूर मिल जाते थे काम करने को। ठीक है, और साथ में इनको संसाधन मिल जाता है, क्योंकि जो उपनिवेश देश थे वो अपने संसाधन नहीं निकाल पाते थे, वो इतने गरीब होते थे, तो ये जाते थे क्योंकि इनके पास औद्योगिकरण इनके देश में आ चुका था, तो ये अपने आप को बताते थे हम सभ्य हो गए, हमें इंडस्ट्रियलाइजेशन आ गया था, तो ये लोग अपनी कंपनियों को उस उपनिवेश देश में बिठाते थे और वहां का कच्चा माल को लूटते थे और वहां की धन को लूटते थे। ठीक है, तो इसलिए सब चाहते थे कि एक कंपटीशन बन गया था इन देशों में कि हम और ज्यादा उपनिवेश बनाएंगे, क्योंकि जो जिसकी ज्यादा उपनिवेश है उसकी ज्यादा शक्ति होती थी दुनिया में। ठीक है, दूसरा साम्राज्यवाद, साम्राज्यवाद यानी अपने अपने साम्राज्य, मतलब अपने अपनी उपनिवेश ज्यादा से ज्यादा लोगों को बनानी थी। तीसरा राष्ट्रवाद, बाल्कन राष्ट्रवाद देखने को मिला। ठीक है, सैन्यवाद, सब अपनी अपनी सेना की होड़ में क्या कर रहे थे, मैंने आपको 5 सेकंड में बताया था कि जरूरत तो थी ब्रिटेन को नौसेना की, क्योंकि उसका पानी वाली कंट्री, पर जर्मनी ने भी नौसेना का बहुत ज्यादा एक्सपेंड कर दिया था। क्यों? ब्रिटेन को देख के, तो एक हथियार की भी होड़ चल रही थी, उसके पास ज्यादा हथियार है तो हम भी बनाएंगे, क्योंकि कल को हमें खतरा ना हो जाए, क्योंकि जिसके पास ज्यादा हथियार होगा उससे ज्यादा खतरा होता है। तो पड़ोस वाला क्या करता है, उसके पास जितनी चीज है तो अपने पास भी रखता है उतनी, क्योंकि खतरा ना हो, तो यही कारण बना था सैन्यवाद। ठीक है, और गठबंधन प्रणाली भी देखने को मिली, जैसे मैंने बताया ना, 2 अलायंस बने थे, ट्रिपल एतांत और ट्रिपल अलायंस। ठीक है, तो बाल्कन क्षेत्र में अस्थिरता देखने को मिली, और 1914 में ऑस्ट्रिया के जो राजकुमार वाली मैंने कहानी बताई थी ना ऊपर, ऑस्ट्रेलिया के राजकुमार थे जो कि फ्रांच फर्निडे, इनकी हत्या कर दी थी सर्बिया के जो बाल्कन जो व्यक्ति था उसने कर दी थी। ठीक है, तो इसी यही कारण बना था प्रश्न, जो प्रथम विश्व युद्ध का तात्कालीन कारण था। ठीक है, कारण तो बहुत सारे थे, उसमें से जो इमीडिएट कॉज था उसमें उसमें से यही था, जो कि फर्निडे की हत्या थी। ठीक है, इसमें करीब 1 करोड़ सैनिक और 17 लाख नागरिक मारे गए थे, किसमें, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में। और कारण क्या था, बहुत से कारण थे, पर तत्कालीन कारण था ऑस्ट्रेलिया की राजकुमार की हत्या जो कि हुई थी। ठीक है, तो अब हम पढ़ेंगे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर पढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में हमें वर्ल्ड मैप जरूर आना चाहिए। ये है ब्रिटेन। ठीक है, इसको जरूरत थी नेवी की, पर बनाई किसने,
जर्मनी को देख सकते हो, तीन तरफ से लैंड है, इसको तो कोई जरूरत भी नहीं है, तीन तरफ से एक ही तरफ से खुला हुआ है, फिर भी इसने बनाना स्टार्ट कर दिया ज्यादा होड़ में, तो सैन्य शक्ति की होड़ चल रही थी। अलायंस बन रहे थे, अलायंस फ्रांस, ये इटली, फ्रांस जो सॉरी ब्रिटेन, फ्रांस और इटली, ये तीनों क्या है एक साथ, इटली, जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी और रसिया, ये क्या कर रहे थे, ये गुट बना रहे थे अपने, ठीक है। तो ये रशिया किन से साथ मिला था, फ्रांस और ब्रिटेन के साथ मिला था, और इसकी गुट को क्या कहते थे, ट्रिपल एतांत कहते थे, ठीक है, त्रिपक्षीय एतांत कह सकते हो आप, ठीक है, हिंदी में। वही फ्रांस, जर्मनी, इटली और ऑस्ट्रिया हंगरी क्या बना रहे थे, ये क्या बना रहे थे, जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी और इटली क्या बना रहे थे, ट्रिपल अलायंस बना रहे थे, ठीक है, त्रिपक्षीय संघ कह सकते हो, ठीक है। तो प्रथम विश्व युद्ध के कारण क्या थे उसको जानते हैं। प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 18 के कारण जटिल और बहुआयामी था, ठीक है। इस युद्ध की जड़ें यूरोप में बढ़ती राष्ट्रवादी भावना के कारण हुई थी, साम्राज्यवादी भावना के कारण हुई थी, उनकी प्रतिस्पर्धा के कारण हुई थी, उनके सैन्यवाद के कारण हुई थी, एक दूसरे में ज्यादा हथियार हमें रखना है इसकी होड़ थी, और गठबंधन प्रणाली जो कि दो गुट बने थे उसके कारण हुई थी। तो ये सब क्या है, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के कारण है, ठीक है। इसको डिटेल में आपको बताना है कि 19वीं शताब्दी के अंत और 20वीं शताब्दी की शुरुआत में यूरोप प्रतिद्वंदी शक्ति गुटों में बढ़ गया था, जिसमें तनाव बढ़ता चला गया था, ठीक है। पहला कारण था यूरोप में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का राष्ट्रवाद, नेशनलिज्म, ठीक है। 19वीं शताब्दी में राष्ट्रवाद एक शक्तिशाली विचारधारा, बहुत ज्यादा शक्तिशाली विचारधारा उभरा था। क्यों? कि जब जर्मनी और इटली का एकीकरण हुआ था 1970 में, इस दशक में अपना एकीकरण कर लिया था इटली और जर्मनी ने, तो इस विचारधारा से क्या हुआ था, राष्ट्रवाद की विचारधारा से तो एकीकरण हुआ था, तो राष्ट्रवाद की विचारधारा पूरे यूरोप में इस समय बहुत गर्मा गर्म थी, ठीक है। तो फ्रांस में 1871 में क्या हुआ, जस्ट इटली के एकीकरण के बाद 1871 में क्या हुआ था, फ्रांस में फ्रांको प्रशन युद्ध में जर्मनी से हार गया था, जर्मनी से हार गया था कौन, फ्रांस, और एल्सस और लॉरेंस क्षेत्र क्या है, ये किसको मिल गए थे, ये जर्मनी को मिल गए थे। जब जर्मनी का एकीकरण हुआ था ना 1871 में, तो फ्रांसो प्रशन युद्ध के तहत जर्मनी ने क्या करा था, जो एल्सस और लॉरेंस जो फ्रांस ने कब्जा कर रखा था, जिस हिस्से पे जो फ्रांस का हिस्सा था, उसको अपने क्षेत्र में मिला लिया था, किसने, जर्मनी ने, ठीक है। जर्मनी ने मिला लिया था फ्रांस को हरा के। तो ये हार फ्रांस के लिए अपमानजनक थी कि तुमने हमें हरा के हमारा क्षेत्र ऑल्सस और लॉरेंस को ले लिया, ठीक है। तो ये फ्रांस के अंदर हमेशा से जर्मनी के प्रति एक घृणा भावना थी। क्यों? इसी कारण थी क्योंकि फ्रांस ने क्या करा, फ्रेंको पर्शियन युद्ध में एल्सस और लॉरेंस क्षेत्र क्या करा था, वो ले लिया था फ्रांस से। मैं मैप पे दिखा देती हूँ आपको, ठीक है। ये है जर्मनी, ठीक है, ये है फ्रांस, ठीक है। यहाँ पे जो ये वाला एरिया देख रहे हो जो मैं हाईलाइट कर रही हूँ, यहाँ पे एक ऑल्सस और लॉरेंस का क्षेत्र है, ठीक है। तो ये क्षेत्र फ्रांस के हिस्से में आता था, ठीक है। पर जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी ये सब एक हो गए थे, ठीक है, जब जर्मनी का एकीकरण हो रहा था। तो यहाँ इन्होंने क्या करा, इन्होंने इसको फ्रेंको प्रशियन युद्ध, यानी फ्रेंको यानी फ्रांस, प्रशियन यानी ऑस्ट्रेलिया का जो प्रशिया था, ठीक है, जर्मनी का जो प्रशिया था, उन दोनों के बीच युद्ध हो रहा था, और उस युद्ध में जर्मनी जीत गया था। जर्मनी जब जीता तो जर्मनी ने ऑल्सस और लॉरेंस पे अपना कब्जा कर लिया, ठीक है। तो इसी बात की घृणा थी, गुस्सा थी फ्रांस को कि तूने हमारा क्षेत्र छीन लिया। अब हम तुझे बाद में बताएंगे। तो क्या हुआ, इसके बाद बाल्कन क्षेत्र में राष्ट्रवादी आंदोलन तेज हो गए, ठीक है, जिससे ऑस्ट्रिया हंगरी और तुर्की का नियंत्रण बहुत ज्यादा कमजोर हो गया। तो सर्बिया एक स्वतंत्र राष्ट्र बन चुका था इस समय तक, ठीक है। क्योंकि सर्बिया कैसे बना, बाल्कन जो मैंने ऊपर पढ़ाया था ना सेकंड पार्ट में कि बाल्कन क्षेत्र का राष्ट्रवाद हुआ था जिसमें सर्बिया भी आता था, तो सर्बिया ने तुर्की से अपने आप को अलग कर लिया था, ठीक है। तो ये स्वतंत्र राष्ट्र बन चुका था इस समय तक। तो वे बाल्कन में स्लाव राष्ट्रों का एकजुट रहना चाहता था, ठीक है, लेकिन ऑस्ट्रिया हंगरी इसे अपने लिए खतरा मानते थे, ठीक है। तो सर्बिया को खतरा कौन मानता था, ऑस्ट्रिया हंगरी अपने लिए मानते थे। क्यों? क्योंकि जो ऑस्ट्रिया हंगरी है वो ये नहीं चाहते थे कि सारे जो स्लाव लोग हैं वो एक हो जाए, क्योंकि स्लाव में सर्बिया, बुल्गारिया, बहुत सारी कंट्री आती थी यूरोप की। अगर वो सब एक हो जाएंगे तो फिर क्या करेंगे वो, जो जर्मनी है उसके आसपास का ही क्षेत्र था तो उस पर खतरा हो सकता था। तो वो नहीं चाहता था ऑस्ट्रिया हंगरी कि ये लोग एकजुट हो, ठीक है। तो इसलिए वो सर्बिया से क्या करता था, घृणा भावना रखता था। तो जो प्रथम विश्व युद्ध है उससे पूर्व यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय हुआ था, जैसे जर्मनी और इटली का एकीकरण हुआ था, फ्रेंको प्रशियन युद्ध हुआ था जिसमें फ्रांस का जो क्षेत्र था एल्सस और लॉरेंस उसको जर्मनी ने छीन लिया था, ठीक है। वहीं 19वीं शताब्दी में राष्ट्रवाद एक शक्तिशाली विचारधारा बन चुका था, क्योंकि जब जर्मनी ने एकीकरण कर लिया जर्मनी का फ्रांस से अल्सस और लॉरेंस छीन के भी, तो फिर क्या हुआ, राष्ट्रवाद की भावना सब पूरी दुनिया में ही फैल गई थी कि भारत में भी इसका प्रभाव देखने को मिला था कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में ब्रिटेन से अपना आजादी चाहते थे, ठीक है, जिसमें गांधी जी के आंदोलन भी हमें देखने को मिलते हैं। तो ये सब इसी का प्रभाव था, क्योंकि पूरे दुनिया में ही क्या है, राष्ट्रवाद की भावना पैदा हो गई थी इटली और जर्मनी के एकीकरण से, ठीक है। दूसरा कारण है प्रथम विश्व युद्ध का साम्राज्यवाद, इंपीरियलिज्म, ठीक है। कैसे, यूरोप
यूरोपीय राष्ट्र और औद्योगिकरण के कारण अधिक उपनिवेश और संसाधन की तलाश कर रहे थे। साम्राज्यवाद के कारण पूरे यूरोप के देश, मैंने बताया था ना ऊपर भी आपको, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, ये सब क्या कर रहे थे, ये सब चाह रहे थे कि हम अपने अपने ज्यादा ज्यादा उपनिवेश बनाए, जैसे कि भारत भारत बन रखा था, अफ्रीका बन रखा था। और उपनिवेश बनाने का इनको फायदा क्या था वो भी मैंने आपको बताया था। उपनिवेश बनाने से इनको एक सस्ते मजदूर मिल जाते थे, क्योंकि वहां पे गरीब कंट्री होती थी। ये लोग औद्योगिकरण इन लोगों के पास हो रखी थी, इन लोग के देश में, तो ये लोग क्या, इन लोग के पास मशीनें थी। और वो जो उपनिवेश जो देश थे उन लोग के पास संसाधन था, पर उनको संसाधन निकालने का तरीका नहीं आता था, क्योंकि वहाँ इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं आया था, ठीक, टेक्नोलॉजी नहीं आई थी। ये लोग जाते थे, अपनी बुद्धि को वहां लगाते थे और वहां का पैसा लूटते थे और देशों को उपनिवेश बनाते थे, ठीक है। तो उसमें से जो उपनिवेश बनाने वाले जो देश थे वो ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, इटली और रूस बहुत ज्यादा अपने उपनिवेश बना रहे थे 19वीं शताब्दी में। इस बीच में अफ्रीका और एशिया के उपनिवेश को लेकर प्रतिस्पर्धा बहुत ज्यादा बढ़ गई। अब ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, इटली, रूस, अब ये क्या चाहते थे, अफ्रीका को और एशिया को हमें उपनिवेश बनाना है। अब ये लोग आपस में ही लड़ने लग गए, हम ज्यादा अफ्रीका में अपने उपनिवेश बनाएंगे, हम ज्यादा एशिया में अपने उपनिवेश बनाएंगे, ठीक है। तो 1880 से 1914 के बीच अफ्रीका की होड़ लग गई पूरे यूरोप की कंट्री में। अब पूरे यूरोप के जो देश है, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, जहां जहां औद्योगिकरण हो रखा था, अब वो कह रहे थे कि हम अफ्रीका पे अपनी पकड़ बनाएंगे। हम, वो कह रहा था, फ्रांस कह रहा है मैं अपनी पकड़ बनाऊंगा। तो इसी को एक अफ्रीका बेचारा, इतने सारे जो कंट्री थे, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जिसमें औद्योगिकरण हो रखी थी, इन सब के बीच में फंस गया था, जिसको इतिहासकारों ने स्क्रैम्बल ऑफ अफ्रीका का भी नाम दिया है, ठीक है। तो अफ्रीका के बड़े हिस्से पर इन सब ने कब्जा कर लिया था। एक अफ्रीका, इस पे ब्रिटेन ने, फ्रांस ने, जर्मनी ने, इटली ने, सबने अपना अपना अधिकार जमा रखा था, ठीक है। क्यों? क्योंकि अफ्रीका के पास बहुत ज्यादा संसाधन थे और वहां इतनी गरीबी थी कि वहां के जो मजदूर है वो सस्ते दामों पे इनको अपनी फैक्ट्री में काम करने के लिए भी मिल जाते थे, ठीक है। फ्रांस और जर्मनी के बीच मोरक्को को लेकर भी मोरक्को संकट 1905 में और 11 में हुआ था, जिसने दोनों देशों के बीच तनाव बढ़ा दी थी। और फ्रांस और जर्मनी के बीच झगड़े का कारण एक ये भी था कि मोरक्को संकट जब आया था तो उसके बाद एक संधि हुई थी, ठीक है। उस संधि में क्या हुआ था, जो ब्रिटेन है उसने अफगानिस्तान और एक क्षेत्र और था वो ले लिया था, ठीक है। बट जर्मनी जो है और फ्रांस, उन दोनों को चाहिए था मोरक्को क्षेत्र, ठीक है, मोरक्को। पर क्या है, मोरक्को दोनों को ही चाहिए था, पर फ्रांस और जर्मनी, पर मिला किसको, मिला ये फ्रांस को। तो जर्मनी इस बात से खफा था कि फ्रांस को मोरक्को मिल गया। तो जर्मनी और फ्रांस में इसलिए भी एक लड़ाई बनी हुई थी, और एक लड़ाई तो इसलिए भी बनी थी क्योंकि फ्रांस का क्षेत्र जर्मनी ने फ्रैंको प्रशन युद्ध में छीन लिया था। अब फ्रांस ने छीन लिया मोरक्को का जमीन, ठीक है, जो उसको चाहिए था। तो इन दोनों के बीच तो लड़ाई बनी थी और अभी भी बनी हुई है, ठीक है। तो ब्रिटेन और जर्मनी के बीच औपनिवेशिक प्रतिस्पर्धा और नौसेना शक्ति को लेकर संघर्ष चलता रहा, ठीक है। यूरोपीय साम्राज्यवाद जो फर्स्ट वॉर की ओर ले जाती है, उसका पहला कारण अफ्रीका की होड़ था, पहला मोरक्को संकट था और दूसरा मोरक्को संकट था, ठीक है। ठीक है, मोरक्को ये क्षेत्र है जो कि स्पेन के नीचे आता है, देख सकते हो, इसी के लिए वो लोग लड़ रहे थे, ठीक है। मोरक्को का जो ये वाला क्षेत्र है, यहाँ पे ही क्या की थी, यहाँ पे ही जर्मनी ने अपनी सेना को बुला दी थी। जब फ्रांस ने इस पे कब्जा कर लिया था मोरक्को पे, मोरक्को संकट में, तो जर्मनी ने अपनी सेना यहाँ पे बिठा दी थी और कह रहा था कि अगर तुम यहाँ से नहीं निकलोगे तो मैं अपनी सेना पूरा पूरा मोरक्को में भेज दूंगा, जर्मनी कह रहा था। फिर क्या करा फ्रांस ने ब्रिटेन की हेल्प ली, और ब्रिटेन की हेल्प लेके क्या करा इसने, जर्मनी से गठबंधन करके लड़ाई करने की स्टार्ट की। तो इसी को हम कहते हैं फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, ठीक है। तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के एक कारण नहीं थे, बहुत से कारण थे। तीसरा कारण है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का सैन्यवाद, मिलिट्रिज्म। यूरोप के राष्ट्र ने अपनी सैन्य शक्ति बढ़ाने में लगे थे। ब्रिटेन कह रहा था मैं अपनी ज्यादा शक्ति बनाऊंगा, सैन्य शक्ति मैं शक्तिशाली। जर्मनी कह रहा है कि तेरे से ज्यादा मैं बनाऊंगा हथियार। रूस कह रहा है मैं बनाऊंगा। तो सब अपनी अपनी होड़ में लगे थे। जर्मनी ने अपनी सेना और नौसेना को बहुत ज्यादा मजबूत करना शुरू कर दिया था, जिससे ब्रिटेन को खतरा महसूस हुआ, क्योंकि ब्रिटेन को लगा जरूरत तो मुझे है क्योंकि मैं आइलैंड हूँ, पर जर्मनी क्यों बना रहा है इतनी सारी नौसेना, उसको तो इतनी जरूरत नहीं है। तो ब्रिटेन को जर्मनी से खतरा महसूस हो रहा था क्योंकि वो नौसेना बना रहा था। तो यही कारण बना सैन्यवाद का, ठीक है। ब्रिटेन और जर्मनी के बीच नौसेना प्रतिस्पर्धा, नेवल रेस शुरू हो गई। वो कह रहा था अब मैं ज्यादा नेवल बनाऊंगा, अब वो कह रहा है मैं ज्यादा बनाऊंगा, दोनों में होड़ चल गई। जर्मनी ने शक्तिशाली ट्रेड नॉट युद्धपोत बनाए, ठीक है, जिसमें जवाब में ब्रिटेन ने भी अपने नौसैनिक बेड़े विस्तार कर दिए, ठीक है। जर्मनी ने क्या करा, दो अपनी युद्धपोत बना दिया बहुत बड़ी बड़ी। ब्रिटेन ने देखा कि जर्मनी ने युद्धपोत बना दिया, अब मैं भी बनाऊंगा, उसने भी होड़ स्टार्ट कर दी। यूरोपीय देशों ने अनिवार्य सैन्य भर्ती करना शुरू कर दी। अब क्या है, यूरोपीय देशों में, ब्रिटेन में और जर्मनी में ये कहने लगे कि अब सबको, अब एक एक घर से जरूर एक व्यक्ति को सेना में जाना होगा, क्योंकि एक साम्राज्यवादी सोच पैदा हो गई थी कि संख्या तेजी से बढ़ानी है, कहाँ पे, अपनी मिलिट्री में। इस कारण जनता को ढकेला जा रहा था, कहाँ पे, सेना में। प्रमुख सैन्य गठबंधनों की वजह से यूरोप में बारूद और ढेर में बदल गया था। जो पूरा यूरोप है वो इसमें बारूद और ढेर में बदल गया था। यही कारण था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का। जब होड़ हुई इन दोनों में सैन्यवाद की, तो दोनों ने अपनी अपनी ज्यादा ज्यादा मिलिट्री रखना स्टार्ट कर दी। अब जिसके पास इतनी सारी मिलिट्री होगी दोनों कंट्री के पास, और दोनों आपस में लड़ेंगे, वॉर तो हो गई,
ठीक है। तो सैन्य की वृद्धि और प्रथम विश्व युद्ध इसका कारण था। ठीक है। यूरोपीय राष्ट्रों द्वारा सैन्य शक्ति में वृद्धि की गई। इससे यूरोपीय देशों ने अपनी सैन्य और क्षमताओं को मजबूत करने के लिए प्रतिस्पर्धाएं की। जर्मनी द्वारा सेना और नौसेना मजबूत करना स्टार्ट करा ब्रिटेन को देख के। तो जर्मनी ने अपनी क्या करी, सैन्य क्षमता में बहुत ज्यादा बढ़ोतरी की। तो जब जर्मनी ने अपनी नौसेना को बढ़ाया तो ब्रिटेन ने समझा कि ये तो मेरे लिए खतरा है, तो ब्रिटेन ने जर्मनी की सैन्य वृद्धि को अपने लिए खतरा माना। ब्रिटेन और जर्मनी के बीच नौसेना फिर कंपटीशन होने लगी, दोनों के बीच कंपटीशन हुई। तो जर्मनी ने क्या करा, ड्रेन नॉट युद्धपोत बनाया। तो ब्रिटेन ने इसको देखा कि ये तो मेरे लिए खतरा है, तो इसने भी अपनी नौसेना को बढ़ा दिया। तो यही कारण था प्रथम विश्व युद्ध का। ठीक है। चौथा कारण क्या था प्रथम विश्व युद्ध का, कि शक्ति गुटों का निर्माण हो रहा था। अब अलायंस बन रहे थे। अलायंस कैसे बन रहे थे, चुपके चुपके, किसी को नहीं पता था कि ये अलायंस इन दोनों कंट्री के बीच बन रखा है। जब लड़ने की बात आती थी तब पता लगता था इन दोनों में। तो देखो, यूरोप में बड़े शक्ति में दो गुट बन गया था, जिसमें सब देश पर हमला होता था और पूरे यूरोप इसमें खिंचा चला गया था। मैंने बताया था ना, यूरोप में दो गुट बन गए थे। एक था ट्रिपल अलायंस, ठीक है, और एक था ट्रिपल एतांत। ठीक है। तो अगर इसको याद करना है ना आपको, ट्रिपल अलायंस और ट्रिपल एतांत को, तो मैं एक इजी आपको फॉर्मूला देती हूँ। गति, गति, ठीक है, गति, और दूसरा है फरेब। ठीक है। ठीक है। तो जो ये था ट्रिपल अलायंस था, ट्रिपल अलायंस से याद रख लीजिएगा। ठीक है। और दूसरा है ट्रिपल एतांत। ठीक है। तो ट्रिपल अलायंस में गति से आप ट्रिपल एतांत में गति से आप याद रखिएगा जर्मनी। ठीक है। ए से आप रखिएगा ऑस्ट्रिया हंगरी। ठीक है। टी से याद रखिएगा तुर्की, और आई से याद रखिएगा इटली। ठीक है। और फरेब, और जो ट्रिपल एतांत था, ट्रिपल एतांत में फरेब से कैसे याद रखोगे, फरेब से आपको याद रहेगा फ्रांस था इसमें, रशिया था इसमें, और ब्रिटेन था। ठीक है। तो आपको याद रखने में आसानी होगी अलायंस की इसमें कौन कौन से कंट्री के लोग थे। ठीक है। तो तिहरी गठबंधन ट्रिपल अलायंस जो कि 1882 में बना था। जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी और इटली ने आपसी रक्षा के लिए ये संधि की थी। ठीक है। जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी, इटली ने क्या करी थी, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, हंगरी, इटली ने क्या की थी, टर्की ने, ये मतलब ये ट्रिपल अलायंस की बात हो रही है। ठीक है। ट्रिपल अलायंस, इसकी गति की बात हो रही है। इन्होंने गति क्यों बनाई, इन्होंने गति बनाई किसके लिए, संधि करके। जर्मनी ने फ्रांस को अलग थलग करने के लिए ये गठबंधन बनाया। जर्मनी चाहता था कि जो फरेब में जो एफ है फ्रांस, उसको क्या करा जाए, अलग थलग करा जाए, इसको तोड़ा फोड़ा मरोड़ा जाए। ठीक है। तो इसके लिए इन्होंने क्या करा, गति ने अपनी एक गठबंधन बनाना स्टार्ट करा, जिसे हम गति कह सकते हैं। ठीक है। पेपर में मत लिखिएगा, मैं याद करने का एक आसान तरीका बताई। इटली को अपनी सीमाओं की सुरक्षा की चिंता थी। इटली क्यों शामिल हुआ इसमें, आई, गति का आई, गति में क्यों शामिल हुआ, गति का आई, आई जो है वो गति में इसलिए शामिल हुआ, ये चाहता था कि जो इसकी सीमा है ना, इसको ये लोग फ्रांस, ब्रिटेन, जर्मनी, जो फरेब जो लोग हैं ना, ये छीन ना ले। तो इसलिए ये क्या हुआ, गति में शामिल हो गया। ठीक है। तो जो दो अलायंस थे मैं दिखा दूं, तो जो नीले वाले हैं ट्रिपल एतांत है, ठीक है, जिसको हम कहते हैं फरेब लोग, और जो ट्रिपल अलायंस है इसको हम कहते हैं गति। ठीक है। याद करने का मैंने बहुत अच्छा तरीका बताया आपको। ठीक है। तो नीले वाले कौन है, फरेब लोग। तो फरेब नीले वाले में कौन कौन शामिल है, इसमें ब्रिटेन शामिल है, इसमें फ्रांस शामिल है, और रशिया। ठीक है। फरेब आप याद रखोगे, एफ, आर और बी से ब्रिटेन, फरेब। ठीक है। फरेब में आते हैं ट्रिपल एतांत। ट्रिपल अलायंस में आप याद कैसे रखोगे, गति, गति से जी से जर्मनी। ठीक है। ए से ऑस्ट्रिया हंगरी। ठीक है। टी से तुर्की आ जाएगा, यहाँ वाला स्थान ओटोमन साम्राज्य, और आई से इटली, गति। ठीक है। तो ये दो अलायंस थे जो कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में इन्वॉल्व थे। ठीक है। तिहारा समझौता ट्रिपल एतांत। ठीक है। ट्रिपल एतांत कौन सा है, ये ब्लू वाला, मतलब फरेबी लोगों का। तो फरेबी याद रखेगा, फरेबी, एफ, आर और बी, फरेबी, यानी फ्रांस, रशिया और ब्रिटेन शामिल थे इसमें ट्रिपल एतांत में, फरेबी में। ठीक है। तो फ्रांस, ब्रिटेन और रूस ने जर्मनी के बढ़ते प्रभाव को रोकने के लिए यह संधि बनाई थी। जो गति जो था, दूसरा जो गुट था गति, फरेब का जो अपोजिट गुट था गति, गति का जो जीत था जर्मनी, उसके प्रभाव को रोकने के लिए फरेब ने अपना गठबंधन बनाया था। ठीक है। ब्रिटेन को जर्मनी की नौसेना शक्ति से खतरा था। जो ब्रिटेन थी, जो फरेबी का एफ था, जो फरेबी का जो बी था ब्रिटेन, उसको गति के जो जी है जर्मनी, उससे खतरा लग रहा था, उसकी नौसेना से, क्योंकि वो अपनी नौसेना बढ़ा रहा था। तो रूस बाल्कन क्षेत्र में स्वराज राष्ट्रों का समर्थन करना चाहता था। अब जो देखो, हमने फ्रांस जान लिया कि क्यों जुड़ा। ठीक है। फरेब में बी जान लिया हमने क्यों जुड़ा, अब आर क्यों जुड़ा फरेब में। आर का जुड़ने का ये रीजन था कि आर चाहता था कि जो स्लाव राष्ट्रवाद हो रहे थे, बाल्कन जो राष्ट्रवाद हो रहे थे, वो इसका समर्थन करता था। ठीक है। तो इस सब, और क्या है, जो गति का जो ए है ऑस्ट्रिया हंगरी, ये बाल्कन राष्ट्रवाद का विरोध करता था। तो इसलिए इन दोनों, इसने ये चुना, इसने ये वाली पार्टी चुनी। ठीक है। समझ गए। तो गठबंधनों का प्रभाव क्या हुआ देखने को, कि जब 1914 में ऑस्ट्रिया हंगरी और सर्बिया के बीच संघर्ष हुआ, तो गठबंधन प्रणाली कई कारणों से अन्य देशों में इससे युद्ध की चिंता बन गई। ठीक है।
बाल्कन संकट और पूर्वी प्रश्न, जो मैंने आपको बताया ना, बाल्कन संकट हुआ था, बाल्कन क्राइसिस और पूर्वी प्रश्न, जिसमें ऑटोमन साम्राज्य टूट रहे थे, तो बाल्कन क्षेत्र में ऑटोमन साम्राज्य कमजोर हो रहा था, जिससे ये नए राष्ट्र उभरने लगे थे। ठीक है, बाल्कन जो कंट्री थे अपने अपने राष्ट्र के लिए क्या कर रहे थे, एक स्वतंत्रता की मांग कर रहे थे, जैसे कि सर्बिया, ग्रीस, बुल्गारिया, मोंटेनेग्रो। तो ये सब क्या थे, ये सब ओटोमन साम्राज्य के पार्ट थे। इन लोगों ने पर अब स्वतंत्रता की मांग कर दी थी कि हमें सर्बिया सर्बिया अपना देश बनाएगा, ग्रीस अपना, बुल्गारिया अपना। तो ये लोग स्वतंत्र हो भी गए थे। 1912 से 13 में बाल्कन युद्ध लड़े गए थे इन्हीं लोगों के द्वारा। सर्बिया, ग्रीस, बुल्गारिया, इन लोगों ने ओटोमन साम्राज्य के खिलाफ युद्ध लड़ लिया था। ओटोमन साम्राज्य के हिस्से थे, मतलब स्वतंत्रता होने के लिए ओटोमन साम्राज्य के खिलाफ युद्ध लड़ रहे थे। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया, हंगरी और रूस के बीच बाल्कन क्षेत्र का वर्चस्व की लड़ाई बढ़ती चली गई। ऑस्ट्रिया हंगरी और रूस जो है, उन दोनों ने भी, ऑस्ट्रिया हंगरी बाल्कन कंट्री के जो राष्ट्रवाद और को सपोर्ट नहीं कर रहा था, और रूस इसको सपोर्ट कर रहा था, तो आपस में दोनों भिड़ रहे थे। ठीक है, सर्बिया ने बाल्कन में अपना प्रभाव बढ़ाना चाहा, लेकिन ऑस्ट्रिया हंगरी इसका विरोध कर रहा था। इस कारण सर्बिया और ऑस्ट्रिया भी एक दूसरे से हमेशा से भिड़ रहे थे। ठीक है, तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का इमीडिएट कारण जो है, कॉज यानी जो तत्कालीन कारण है, वो साराजेवो हत्याकांड है, जो कि 28 जून 1914 में हुआ था। 28 जून 1914 से ही माना जाता है प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत हुई थी, जब साराजेवो हत्याकांड हुई थी। साराजेवो हत्याकांड क्या है, 28 जून 1914 को ऑस्ट्रिया हंगरी के राजकुमार जो थे, फर्निडे, फ्रांच फर्निडे, ऑस्ट्रिया हंगरी का उत्तराधिकारी था ये, कि अब कौन बनेगा राजा, राजकुमार था ये, उत्तराधिकारी, ऑस्ट्रिया हंगरी का राजा, भविष्य में राजा कौन बनेगा, फ्रांस फर्निडे बनेगा, ये तय की गई थी। तो इसका ये राजकुमार था। अब किसी देश का राजकुमार कितना इंपॉर्टेंट रहता है किसी देश के लिए, है ना। तो वो अपनी पत्नी के साथ क्या करने गया था, गैरेलिवो, वो सर्बिया गया था घूमने। ठीक है, और गैरेलिवो प्रिंसिक नाम का एक राष्ट्रवादी व्यक्ति था, सर्ब राष्ट्रवादी, यानी जो युगोस्लाविया यानी जो स्लाविक का सपोर्ट करता था। ठीक है, तो सर्ब राष्ट्रवादी ने क्या करा, इसकी हत्या कर दी। ठीक है, किसकी, फ्रांस फर्नीडे की। और फ्रांस फर्नीडे ऑस्ट्रिया हंगरी का राजकुमार था। अब किसी देश के राजकुमार को आप मारोगे तो वो क्या, वो देश चुप रहेगा। तो इसने क्या सोचा, ऑस्ट्रिया हंगरी ने, ये तो करवाने वाला कौन है, सर्बिया है, सर्बिया ने मरवाया है हमारे राजकुमार को। तो सर्बिया की क्या करा, इसने जंग छेड़ दी सर्बिया के खिलाफ। ठीक है, अब सर्बिया के खिलाफ इसने जंग छेड़ दी। अब सर्बिया ने चुपके चुपके गठबंधन कर रखा था फ्रांस और ब्रिटेन से। तो फ्रांस ब्रिटेन इसके दोस्त थे, तो दोस्त की लड़ाई हो रही थी सर्बिया की, किससे, ऑस्ट्रिया हंगरी से। तो फ्रांस ब्रिटेन अपने दोस्त को बचाने आया। तो फ्रांस ब्रिटेन जब सर्बिया को बचाने आया, तो ऑस्ट्रिया हंगरी के भी दोस्त थे, जो कि था जर्मनी और इटली। तो इसने भी अपने दोस्त को, जर्मनी और इटली को बुलाया लड़ाई में। तो उसके दोस्त, लड़ाई थी सर्बिया और ऑस्ट्रिया हंगरी की। अब लड़ाई में वो, उसके दोस्त आ गए इसको बचाने, इसके दोस्त आ गए इसको बचाने। तो हो गया क्या, गठबंधन की लड़ाई, और छिड़ गया क्या, प्रथम वर्ल्ड वॉर। ठीक है, ये हत्या ब्लैक हैंड नामक संगठन ने करवाई थी, जो कि सर्बिया में क्या होती, सर्बिया में ये हुई थी, ये हत्याकांड। इसलिए सर्बिया को इसका जो कि जो हानि वाला कहराया गया था ऑस्ट्रिया द्वारा। ठीक है, इस हत्या ने यूरोप में पहले से मौजूद तनाव को भड़का दिया था। एक तो यूरोप भड़क रहा था ऐसे ही अलग अलग कारणों से, साम्राज्यवाद से, इंपीरियलिज्म से। ठीक है, और ये तत्कालीन कारण दे दिया, अब तो भाई छिड़ना था युद्ध। तो चिंगारी सराजेवो हत्याकांड ने दे दी प्रथम विश्व युद्ध को। ठीक है, तो उस समय का ये न्यूज़पेपर है। ठीक है, ये वहाँ के राजा रानी है, उत्तराधिकारी, इनकी डेथ हो गई थी, मार दिया था गोली। ठीक है, 28 जून 1914 में जो फर्निडे है उसकी हत्या कर दी थी। इसके तुरंत ही बाद स्थिति बिगड़ने लगी थी, और 1914 में क्या हुई, छिड़ गई प्रथम वर्ल्ड वॉर। ठीक है, हत्या के बाद की कुछ घटनाएं भी जान लेते हैं। 23 जुलाई 1914 में ऑस्ट्रिया हंगरी ने सर्बिया को अल्टीमेट दिया। अब देखो, इनकी राजकुमार की हत्या कर दी, ऑस्ट्रिया हंगरी के राजकुमार की हत्या हो गई सर्बिया में। ठीक है, सर्बिया घूमने गया था ये। अब सर्बिया में करा तो किसी और ने, राष्ट्रवादी किसी और लोगों ने, पर ऑस्ट्रिया हंगरी ने समझा तुम्हारे देश में हुई है तो तुम्ही ने करा होगा। ठीक है, तो इसने कहा कि अब तुमने हमारे राजकुमार की हत्या की है, तो हम तुम पे हमला करेंगे, वरना तुम एक अल्टीमेट, इनको एक पत्र भेजा, उसको तुम साइन करो। ठीक है, उस पत्र में कुछ लिख रखा था शर्तें। अब ऐसी ऐसी शर्तें थी जो सर्बिया अगर मान लेता तो वो बिल्कुल तरह से ऑस्ट्रिया के ही मतलब अंडर में आ जाता। तो इसने इसको मानने से इनकार कर दिया। ठीक है, तो 28 जुलाई 1914 को क्या हुआ, सर्बिया के अल्टीमेट को अस्वीकार करने के बाद ऑस्ट्रिया हंगरी ने सर्बिया पर युद्ध घोषित कर दिया। अब ऑस्ट्रिया हंगरी ने कहा कि तुम हमारा अल्टीमेट अस्वीकार करते हो तो हम तुम पे युद्ध की घोषणा करते हैं। तो 28 जुलाई की युद्ध को घोषणा हुई। 1 अगस्त 1914 को क्या हुआ, जर्मनी ने रूस पर युद्ध कर दिया। ठीक है, अब जर्मनी जो है उसने रूस पर युद्ध की घोषित कर दी। ठीक है, तो जर्मनी जब रूस पे घोषित की, तो जर्मनी का दोस्त था ऑस्ट्रिया हंगरी, और रूस का दोस्त था सर्बिया। अब दोस्त दोस्त आपस में आ गए, ये दोस्त आपस में आ गए, तो गठबंधन बनते गया और लड़ाई होती गई। 3 अगस्त 1914 में जर्मनी ने फ्रांस पर हमला कर दिया। ठीक है, तो जर्मनी धीरे धीरे सब पे हमला कर रहा था, तो सबने क्या करा, मिलके एक अलायंस बनाया ट्रिपल एतान के नाम से, जो, और साइड में एक ट्रिपल अलायंस बना, तो दोनों भिड़ गए और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हो गया। ठीक है, युद्ध का फैलाव गठबंधन प्रणाली के कारण युद्ध पूरे यूरोप के अलावा अफ्रीका, एशिया, अमेरिका तक फैल गया था। इसे महायुद्ध के नाम से जाने जाने लगा था। 1917 में क्या हुआ, अमेरिका भी इस युद्ध में आया, जब
रसिया निकल गया था इस युद्ध से 1917 में। प्रथम विश्व युद्ध जो है 1914 से 18 की प्रमुख घटनाओं को अब हम जानते हैं जो जो हुआ था। तो प्रथम विश्व युद्ध जो है 4 वर्षों तक चला था। इसमें कई महत्वपूर्ण युद्ध देखने को मिले हैं। इसमें कई राजनीतिक घटना देखने को मिली है, राजनीतिक मोर्चे शामिल इसमें देखने को मिले हैं। युद्ध का आरंभ जर्मनी और ऑस्ट्रिया हंगरी के गठबंधन द्वारा हुआ था। ठीक है, क्योंकि ऑस्ट्रिया के राजकुमार मरा था, तो ऑस्ट्रिया के राजकुमार मरा था सर्बिया में, तो सर्बिया पे इसने अटैक कर दिया। तो सर्बिया पे अटैक करा, तो जर्मनी इसका दोस्त था, तो जर्मनी से ऑस्ट्रिया ने हेल्प मांगी, मैं जा रहा हूँ सर्बिया पे अटैक करने, क्या तुम आओगे? तो जर्मनी ने कहा ठीक है मैं आऊंगा, क्योंकि दोनों के बीच गठबंधन हो रखा था। जर्मनी और ऑस्ट्रिया ने गठबंधन बना के जब सर्बिया पे अटैक करा, तो इसी से फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की शुरुआत देखने को हुई। ठीक है, क्योंकि जब सर्बिया पे अटैक करने जाता है, तो सर्बिया का सपोर्ट करने फ्रांस और ब्रिटेन भी आते हैं। ठीक है, लेकिन जल्द ही यह वैश्विक संघर्ष बन गया और 3 प्रमुख चरणों में इसको बांट के देखा जाता है। सबसे पहले युद्ध की शुरुआत होती है 1914 से 1916 के बीच। फिर एक महत्वपूर्ण मोड़ आता है 1917 से 1918 के बीच, जिसमें क्या है, जो एक रूस होता है जो कि ट्रिपल एतांत में होता है, ब्रिटेन और फ्रांस के साथ जो होता है, वो क्या करता है, वो निकल जाता है और अब क्या है, अमेरिका एंट्री मारता है युद्ध में। युद्ध का अंत जो है 1918 में होता है। तो इसको 3 चरण में हम बांट के पढ़ते हैं। ठीक है, तो युद्ध की शुरुआत से स्टार्ट करते हैं, जो कि 1914 से 1916 के बीच हुआ था। तो आपको पता है युद्ध की शुरुआत का तत्कालीन कारण साराजिबो हत्याकांड था। तो साराजिबो हत्याकांड के बाद युद्ध की घोषणा हुई 28 जून 4 अगस्त 1914 में। ठीक है, अब यूरोप जो है वो 2 गुटों में बट गया था, ट्रिपल अलायंस और ट्रिपल एतांत में। मैंने बताया था ना, गति और फरेबी में बट गया था। ठीक है, जो तो मित्र राष्ट्र थे जिसे हम अलाइड पावर कहते हैं, जिसमें ब्रिटेन, फ्रांस, रूस, बेल्जियम, सर्बिया आते हैं। ठीक है, ये क्या था, ये फरेबी वाला ग्रुप था। ठीक है, फरेबी वाला ग्रुप, FRB वाला, फरेबी वाला। और जो मध्य शक्तियां थी, सेंट्रल पावर, जिसे हम कहते हैं ट्रिपल अलायंस। ट्रिपल अलायंस जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी, ओटो साम्राज्य, ये गति वाला पार्ट था। ठीक है, देखिए ट्रिपल एतांत को अलाइड पावर भी कहते हैं और ट्रिपल अलायंस को सेंट्रल पावर भी कहते हैं। ठीक है, तो दोनों तरह से पूछा जा सकता है। ठीक है, तो जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी, ऑटोमन साम्राज्य इसमें शामिल थे, जिसमें बताया था ना, एफ से आप याद रख लोगे गति का। अब अ, देखना फर्स्ट वर्ड किससे मैच होता है, यूरोप की कंट्री से। ठीक है, तो पश्चिम मोर्चे पर युद्ध छिड़ गया था वेस्टर्न फ्रंट पर 1914 से 1916 में। जर्मनी ने क्या करा, स्लीफन योजना जर्मनी की आई। ठीक है, जर्मनी ने बेल्जियम और फ्रांस पर तेज आक्रमण कर दिया स्लीफन योजना के तहत। ठीक है, जर्मनी ने क्या किया, स्लीफन योजना अपनी बनाई। स्लीफन योजना में उसने क्या सोचा कि बेल्जियम को तो उसने तुरंत ही एक दिन में जीत लिया, अब हम फ्रांस को भी जीत लेंगे। ठीक है, तो उसने उसी को कहते हैं स्लीफन योजना, मतलब चुटकियों में उसने क्या करा, बेल्जियम को जीत लिया, अब वो फ्रांस को जीतने चला। ठीक है, मारने की पहली लड़ाई हुई बैटल ऑफ मारने, सितंबर 1914 में। फ्रांस और ब्रिटेन ने पेरिस के पास जर्मन सेना को रोका। ठीक है, फ्रांस ब्रिटेन ने क्या करा, पेरिस के पास जर्मन सेना को रोकना स्टार्ट कर दिया, जाने से मना कर दिया। कहाँ पे, युद्ध के लिए बेल्जियम में। ठीक है, फिर तीसरा घटना क्या हुई, खाइयों का युद्ध हुआ, ट्रेंच वॉरफेयर। ट्रेंच वॉरफेयर क्या था, 1915 से युद्ध में स्थायी खाइयों में बदल गया, जहां सैनिक महीने तक मोर्चे पर रहते थे। देखिए वर्ल्ड वॉर इतना खतरनाक था कि अ, दोनों ने क्या करा, जब फ्रांस ब्रिटेन की सेना ने जर्मनी सेना को रोक लिया था एक जगह पे, तो ऐसी जगह थी। ठीक है, तो इस तरफ थी फ्रांस ब्रिटेन की सेना और इस तरफ थी जर्मनी की सेना, और जो बीच वाली जगह थी उसको बना दिया था, क्या बना दिया था उसको, एक ऐसी जगह बना दी थी कि इसका बॉर्डर ये है, इस कंट्री का बॉर्डर ये है, ना इस कोई इसके पार जाएगा ना कोई इसके पार जाएगा। तो यहीं से वो लोग लड़ रहे थे। ठीक है, तो लड़ने के लिए दोनों देश क्या कर रहे थे, गड्ढे बनाए थे सैनिकों के लिए, गड्ढों के अंदर रह के सैनिक लड़ रहे थे, उसी को कहते हैं खाइयों का युद्ध, ट्रेंच वॉरफेयर। ठीक है, और उस लड़ाई में क्या हो रही थी, सैनिक की बहुत ज्यादा दम घुट के हत्या भी हो रही थी, क्योंकि इतने गड्ढे में इतने सारे सैनिक थे, अगर कोई एक सैनिक मर भी जाता था तो उसकी लाश को निकालने का टाइम भी नहीं मिलता था, तो बहुत ज्यादा मतलब बेकार स्थिति हो गई थी। 1916 में वर्दन की लड़ाई हुई थी। ठीक है, जर्मनी ने फ्रांस के किलेबंद क्षेत्र वर्दन पर हमला कर दिया, लेकिन भारी नुकसान के बाद वो पीछे भी हट गया उस किले से। ठीक है, नेक्स्ट घटना क्या थी कि 1916 में सुम्मे की लड़ाई हुई थी। ठीक है, मित्र राष्ट्रों ने जर्मनी के खिलाफ हमला किया, लेकिन ये युद्ध बहुत रक्त रंजित रहा। मित्र राष्ट्र ने फरेब जो थे, फरेबों ने गति पर हमला कर दिया था। ठीक है, दूसरा क्या हुआ इवेंट्स कि पूर्वी मोर्चे पर युद्ध हुआ। ठीक है, तो 1914 में तानेवर्ग की लड़ाई हुई। ठीक है, तानेवर्ग की लड़ाई अगस्त में हुई थी, जर्मनी ने रूस को हरा दिया था इस लड़ाई में। रूसी सेना को ऑस्ट्रिया हंगरी और जर्मनी ने पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। 1915 से 1916 में लेली पोलो अभियान चलाया गया। ठीक है, इसमें ब्रिटेन ने तुर्की के ओटोमन साम्राज्य पर हमला किया, और लेकिन पर ये असफल रहा था। ठीक है, तो ये इवेंट्स थे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के। अब जानते हैं महत्वपूर्ण मोड़ ऐसे कौन कौन से थे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के 1917 से 1918 के बीच जो हुए थे। महत्वपूर्ण मोड़ ये था कि 1917 में अमेरिका की एंट्री होती है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में। अभी तक अमेरिका नहीं था किसी भी अलायंस में, ना वो ट्रिपल अलायंस में था, ना वो ट्रिपल एतांत में था। यानी मित्र राष्ट्रों के साथ क्या करता है, अब जुड़ता है कौन, अमेरिका। यानी ट्रिपल एतांत के साथ फरेब लोगों के साथ कौन जुड़ता है, अमेरिका। फरेब लोगों में जो आर था, फरेब का आर यानी रूस, वो निकलता है 1917 में अपने फरेब पार्टी से,
क्योंकि उसके जो रसिया है आर, उसके देश में क्रांति हो रही थी, जो कि फरवरी की क्रांति हो रही थी, उसको वो बचाने चले जाता है। ठीक है, तो फरेब जब निकलता है, क्योंकि रशिया और अमेरिका की बनती नहीं थी, जब रशिया निकलता है तो अमेरिका एंट्री मारता है फरेब में। ठीक है, अब फरेब का जो फरेब था उसमें आर जो है वो ए बन जाता है, यानी अमेरिका बन जाता है। 1915 में लूसीटानिया जहाज का डूबना, इस कारण ही अमेरिका लड़ने के लिए आता है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में। इससे पहले तो वो बस हथियार बेच रहा था, हाँ लड़ो लड़ो, हम हथियार बेच रहे हैं, तुम लड़ो लड़ो, ये बस देख रहा था, पर इसको भी मजबूरन में एंट्री मारनी पड़ी जब 1915 में लुसिटानिया जहाज डूबा अमेरिका का। कैसे डूबा? जर्मनी की जो पनडुब्बियां है उसने ब्रिटेन के जहाज को डुबा दिया, जिससे अमेरिका के नागरिक भी मर गए। जर्मनी और जब ब्रिटेन की लड़ाई हो रही थी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में, तो जो जर्मनी का जो जहाज था जिसका नाम था लुटोसनिया जहाज, उसमें ब्रिटेन की वो जहाज थी, पर उसमें अमेरिका के भी बहुत सारे लोग थे। अब अमेरिकी लोग मर गए इस लड़ाई में। ठीक है, क्योंकि ब्रिटेन के जहाज में वो बैठे थे, तो इससे आया अमेरिका को गुस्सा, और अमेरिका ने भी एंट्री मारी 1917 में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में फरेब लोगों के साथ मिलकर। ठीक है, 1917 में जिमर रेमन टेलीग्राम आया। ठीक है, जर्मनी ने मेक्सिको से कहा कि यदि वह अमेरिका पर हमला करता है तो उसे सहायता मिलेगी। ठीक है, तो जर्मनी ने क्या करा, मेक्सिको के साथ अपने गठबंधन बनाने की स्टार्ट की। उसने कहा मेक्सिको जस्ट अमेरिका के नीचे है यहाँ पे। ठीक है, ऐसे ही है जस्ट, तो इसने जर्मनी ने एक प्लान बनाया कि हम मेक्सिको को अपनी तरफ खींचते हैं और मेक्सिको कहते हैं कि तुम अमेरिका पे हमला करो, हम तुम्हारे हमें तुम क्या देंगे, हम तुम्हें जमीन देंगे, हम तुम्हें उपनिवेश देंगे, क्योंकि उस समय तो उपनिवेश की होड़ी चली थी। मेक्सिको ने कहा हाँ 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 हमें जमीन चाहिए, हम हमला कर देंगे। ठीक है, और ये बात अमेरिका को पता चल गई। ठीक है, अब अमेरिका को पता चल गई ये बात, तो अमेरिका और ज्यादा भड़क गया, कह रहा है अब तो मैं पक्का ही वर्ष फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में अपना एंट्री मारूंगा ही मारूंगा, क्योंकि जर्मनी क्या कर रहा है, मेरे खिलाफ अपनी वो बना रहा है सेना। तो देखो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में क्यों ये गरीब लोगों के साथ अमेरिका गया, उसका कारण यही था, क्योंकि जर्मनी ने जब मेक्सिको को कहा ना कि तुम अमेरिका पे हमला करो, चुपके चुपके अमेरिका को ही बात पता लग गई कि जर्मनी हम पे प्लान बना रहा है हमला करने का, तो उसने जर्मनी के खिलाफ जो पार्टी थी, यानी जो फरेब पार्टी थी जो कि ट्रिपल लेतान थी, उसमें अपना एंट्री मारी। ठीक है, 6 अप्रैल 1917 में जर्मनी के खिलाफ उसने युद्ध घोषित कर दिया। ठीक है, दूसरा रूस की क्रांति और युद्ध युद्ध से हटना। रूस का मैंने बताया ना, रूस हट गया था 1917 में, जब रूस की क्रांति हुई थी तो रूस हट गया था, और फिर क्या है अमेरिका एंट्री मारा था। तीसरा जर्मनी का अंतिम हमला 1918 में, लुडेन डार्क अभियान जो है 1918 में जर्मनी ने क्या करा, पश्चिम मोर्चे पर अंतरिम प्रयास किया, लेकिन अमेरिका के समर्थन से मित्र राष्ट्रों से इसे विफल कर दिया। और क्या हुआ, कौन हारा, जर्मनी हार गया। अमेरिका के सपोर्ट से मित्र राष्ट्र जीत गए, और जर्मनी की जो ट्रिपल अलायंस थी, यानी जो गति लोग थे वो हार गए। ठीक है, और हार गए तो युद्ध का क्या हो गया, अंत हो गया, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर खत्म हो गया। अब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर खत्म हो गया तो मित्र राष्ट्रों का निर्णायक हमला रहा, 100 दिन का अभियान रहा ये, जिसमें ब्रिटेन, फ्रांस, अमेरिका ने जर्मनी के पीछे हटने पर जर्मनी को मजबूर कर दिया। हिडनबर्ग लाइन का पतन हुआ। जो हिडनबर्ग लाइन थी मैंने बताई थी ना, ऐसे दो लाइन मैंने बताई थी ना, इस तरफ जो सैनिक थे, इस तरफ जो सैनिक थे उनकी बाउंड्री बना दी थी, और यहीं पे वो लोग गड्ढे में से लड़ रहे थे, मैंने बताया था ना। तो जो ये लाइन थी ना, इसी को कहते थे हिडनबर्ग लाइन। ठीक है, तो मित्र राष्ट्रों ने जर्मन रक्षात्मक लाइन को तोड़ दिया। ठीक है, और 11 नवंबर 1918 में जर्मनी ने आत्मसमर्पण कर दिया और युद्ध को समाप्ति करने की बात कर दी। अब तो हार गया। तो युद्ध के बाद की प्रमुख घटना क्या हुई, पेरिस की शांति सम्मेलन हुई 1919 में। इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद वर्साई की संधि हुई, जिसमें वर्साई की संधि को जर्मनी की अपमानजनक संधि भी कहते हैं। इसमें वर्साई की संधि में जर्मनी को इतना अपमान किया जाता है, इतना अपमान किया जाता है, इतना अपमान किया जाता है कि इस अपमान के कारण ही हिटलर का उदय हो जाता है। और हिटलर का जब उदय होता है तो सेकंड वर्ल्ड वॉर को जन्म भी कौन देता है, वर्साई की संधि देती है। वर्साई की संधि ऐसी अपमान, इतना अपमान करा, इसलिए इसको वर्साई की अपमानजनक संधि भी कहा जाता है। वर्साई की अपमानजनक संधि जो कि जर्मनी के खिलाफ थी। जर्मनी का वर्साई की संधि में इतना अपमान किया जाता है कि जर्मनी इतना अपमान सह के, उसमें जो उनकी जो राष्ट्रवादी भावना है उसमें जो जर्मनी का उदय होता है, फिर जर्मनी में जो हिटलर पैदा होता है वो एक एक कंट्री को बहुत मारता है, चुन चुन के यहूदियों को मारता है। वो यहूदी से इतना नफरत करने लगता है। तो यही सेकंड वर्ल्ड वॉर के कारण भी बना था वर्साई की संधि। लीग ऑफ नेशन की भी स्थापना हुई प्रथम विश्व युद्ध के बाद, जिसने कहा कि हम आने वाले युद्धों को रोकेंगे। लीग ऑफ नेशनल जो है, जैसे अभी हम देखते हैं ना राष्ट्रीय संघ यूएनओ, तो यूएनओ जैसा ही ये एक संघ था पहले, लीग ऑफ नेशन। पर लीग ऑफ नेशन आपको लगता है ये सफल रहा होगा युद्ध शांति बनाने में या नहीं? तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। देखिए लीग ऑफ नेशन अगर सफल रहता तो सेकंड वर्ल्ड वॉर तो होता ही नहीं। ठीक है, तो इस साफ पता लगता है कि लीग ऑफ नेशन शांति के लिए बनाया, तो कि यहाँ पर सफल नहीं हुआ। अगर सफल नहीं हुआ तभी ना सेकंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हुआ, यहूदी का जन्म, उसका हिटलर का जन्म हुआ। तो प्रथम विश्व युद्ध के परिणाम क्या देखने को मिले इसके। ठीक है,
तो प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 18 तक दुनिया का पहला औद्योगिक और वैश्विक युद्ध था, ठीक है, जिसमें विश्व राजनीति, अर्थव्यवस्था और समाज पर गहरा प्रभाव डाला था इस युद्ध ने। इस युद्ध के परिणाम हुए कि दूरगामी थे इस युद्ध के परिणाम। इसमें आधुनिक इतिहास की दिशा ही बदल दी थी इस युद्ध ने। युद्ध के परिणाम में राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और भू राजनीतिक प्रभाव, सारे प्रभाव देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो परिणाम क्या हुआ? जब युद्ध खत्म हुआ तो वर्साई की संधि हुई, ट्रीटी ऑफ वर्साई 1919 में, ठीक है। 1919 में वर्साई की संधि हुई। वर्साई की संधि प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 18 की समाप्ति के बाद 28 जून 1919 को हुआ था। फ्रांस के वर्साई महल में हस्ताक्षरित किया था, इसलिए इसको वर्साई की संधि कहा जाता है, क्योंकि ये फ्रांस के वर्साई में हुआ था। इस संधि को जर्मनी और मित्र राष्ट्र जो थे ब्रिटेन, फ्रांस, अमेरिका, इटली आदि के बीच किया गया था, ठीक है। जर्मनी और मित्र राष्ट्र के बीच हुआ था ये संधि, ठीक है, क्योंकि जर्मनी हार गया था मित्र राष्ट्रों से। तो इस संधि पे साइन कौन करा? इन दोनों के बीच ही ये हुआ ट्रीटी। तो जब जीतने वाला खेमा है वो हारने वाले खेमे को एक ट्रीटी साइन करने को कहा, तो इसी को कहते हैं वर्साई की संधि। इसे जर्मनी के लिए अपमानजनक संधि माना जाता है। ट्रीटी ऑफ वर्साई को जर्मनी का अपमानजनक संधि के नाम से भी जाना जाता है, याद रखिएगा, क्योंकि इसमें जर्मनी का बहुत अपमान किया था इन मित्र राष्ट्रों ने, क्योंकि इसे जर्मनी को युद्ध का मुख्य दोषी ठहराया गया और उस पर कठोर प्रतिबंध लगा दिया गया। प्रथम विश्व युद्ध तो सबने करा अपने दोस्त को बचाने के लिए, अपने दोस्त को बचाने के लिए, पर बेचारा जर्मनी को क्या कर दिया गया? इसका जो दोषी है वो ठहरा दिया गया। इतना अपमान किया गया जर्मनी का कि तुम ही दोषी हो, तुम ही अब भरपाई करोगे, तुम ही, मतलब जर्मनी पे इतने, अभी मैं बताऊंगी ना क्या क्या करा जर्मनी के साथ इन्होंने संधि में। इतना अपमान करा कि जर्मनी में एक हिटलर नाम का व्यक्ति पैदा हो गया और उसने पूरी दुनिया को हिला के रख दिया और सेकेंड वर्ल्ड वॉर उसने स्टार्ट कर दी, ठीक है। तो वर्साई की संधि के प्रमुख प्रावधान क्या थे? वर्साई की संधि थी क्या? जर्मनी को युद्ध का दोषी ठहराया गया वर्साई की संधि में, सबसे पहली चीज तो, ठीक है। संधि के अनुच्छेद 231 के अनुसार जर्मनी को प्रथम विश्व युद्ध के लिए पूर्ण रूप से जिम्मेदार ठहराया गया कि देखो युद्ध तो सबने करा पर जिम्मेदार बेचारे जर्मनी को ठहरा दिया गया। वर्साई की संधि के तहत जर्मनी को न केवल युद्ध के कारण हुई क्षति की जिम्मेदारी लेनी पड़ी बल्कि इससे भारी आर्थिक हर्जाना भी भरना पड़ा। अब जर्मनी को इसका जिम्मेदार बता दिया गया, तो एक तो ये अपमान हुआ कि पूरी दुनिया अब ये कहने लगी कि जर्मनी के कारण फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था। अपमान तो हुआ ना उसका पूरी दुनिया में। दूसरी चीज, अब अपमान हुआ तो एक तो तुम्हारी वजह से अगर, मतलब जर्मनी को ठहराया गया दोषी, तो जर्मनी को यह भी कहा गया कि अब तुम ही पैसे दोगे, जितना भी लोगों का पैसा लगा है इस प्रथम विश्व युद्ध में अब तुम ही उसकी भरपाई करोगे। तो दूसरा इस पर भारी हर्जाना भी लगा दिया, तो जर्मनी की और ज्यादा अपमान हो गई, ठीक है। क्षेत्रीय परिवर्तन कर दिया गया। फ्रांस और जो फ्रांस का जो ऑल्सस और लॉरेंस क्षेत्र था, जो कि फ्रैंको प्रशन युद्ध में जर्मनी जीत के लाया था खुशी से, अपने मन से ऑल्सस और लॉरेंस के लोग फ्रांस से हटके जर्मनी में आए थे जब जर्मनी का एकीकरण हुआ था, क्योंकि ऑल्सस और लॉरेंस के लोग जर्मनी में मिलना चाहते थे, जो कि खुद से मिल के लोग आए थे जर्मनी में शामिल हुए थे। अब क्या हुआ? जर्मनी के इस हिस्से को क्या कर दिया गया? वापस दे दिया गया वर्साई की संधि के तहत फ्रांस को, ठीक है। अब ये कितना बड़ा अपमान हुआ जर्मनी का। जो देश जर्मनी जीत के लाया था फ्रैंको पर्शियन युद्ध में, और फ्रांस ऑल्सस और लॉरेंस क्षेत्र को, और ऑल्सस और लॉरेंस क्षेत्र के लोग जो खुद ही शामिल हुए थे जर्मनी में, अब उस क्षेत्र को हारने के बाद फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जर्मनी से छीन लिया गया जबरन, और किसको दे दिया गया? फ्रांस को दे दिया गया वर्साई की संधि के तहत। जो सार का क्षेत्र था उसको 15 वर्षों के लिए लीग ऑफ नेशन के नियंत्रण में रख दिया गया। जर्मनी का जो सार क्षेत्र था वो भी ले लिया गया, लीग ऑफ नेशन के अंतर्गत कर दिया गया। जर्मनी के धीरे धीरे सारे क्षेत्र छीन रहे हैं, जर्मनी को इतना अपमान कर रहे थे ये लोग। पोलैंड को पश्चिम प्रशिया और पोसेन को दे दिया गया। जो पोलैंड था अब उसको भी स्वतंत्र राष्ट्र घोषित कर दिया और प्रशिया और पोसेन को दे दिया गया। डेनमार्क को उत्तरी स्वेलिक वापस मिल गया। अब डेनमार्क को भी उत्तरी स्लेविक, जो कि जर्मनी ने अपने अंदर मिला रखा था, वो भी जर्मनी से हटा दिया। अब जर्मनी से धीरे धीरे लोग सारी जमीन छीन रहे थे। जर्मनी को ऑस्ट्रिया के साथ भी विलय करने की अनुमति नहीं थी। अभी जो जिगरी दोस्त थे, जयविदु की जो जोड़ी थी ऑस्ट्रिया हंगरी और जर्मनी की, जो कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में पूरे टाइम साथ देखने को मिलते हैं, अब इन दोनों को भी गठबंधन बनाने से मना कर दिया। कहा कि तुम अब इसके साथ नहीं रहोगे, तुम दोनों को क्या करना पड़ेगा? अलग अलग रहना पड़ेगा। तो विलय कर दिया किसका? ऑस्ट्रिया हंगरी और जर्मनी का, ठीक है। तो और ज्यादा अपमान कर दिया इसका जर्मनी का, मतलब जर्मनी पे ही ठोप डाल दिया था। तो जर्मनी की सैन्य शक्ति पर प्रतिबंध लगा दिया गया, ठीक है। अब जर्मनी पे एक और अपमान ये कर दिया गया कि अब जर्मनी क्या है, 1 लाख सेना से ज्यादा सेना नहीं रख सकती, और टैंक भी कितने रखेगी? 6 ही टैंक रख सकती है, और पनडुब्बियां भी जो है वो 6 ही अनुमति दी थी कि इससे ज्यादा जर्मनी नहीं रखेगी। अब बताओ, कोई सेना इससे ज्यादा नहीं रखेगा, किसी के लिए कितना अपमानजनक है। राइलैंड का जो क्षेत्र था वो भी क्या कर दिया गया? असैन्य घोषित कर दिया गया। राइनलैंड भी कर दिया, असैन्य घोषित कर दिया गया, और किसको दे दिया गया? लीग ऑफ नेशन को। जर्मनी पर आर्थिक हर्जाना भी डाल दिया गया वर्साई की संधि के तहत। जर्मनी को क्या है, मित्र राष्ट्र को 132 बिलियन डोल्ड मार्क यानी 6.6 मिलियन पाउंड का जुर्माना लगा दिया गया। इसको बाद में कम करके 2 मिलियन तक कर दिया गया था, ठीक है।
पर बहुत ज़्यादा हर्जाना लगा दिया गया था। आर्थिक दंड जर्मनी की अर्थव्यवस्था के लिए एक बड़ा झटका साबित हुआ, क्योंकि जर्मनी की स्थिति फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में इतने पैसे खर्च हुए तो वैसे ही डमाडोल हो रही थी। अब इन्होंने और कर्ज लगा दिया, इतना अपमान कर रहे थे ये लोग जर्मनी का। जर्मनी के उपनिवेशों का विभाजन भी कर दिया। जर्मनी ने जितने जितने अपने उपनिवेश बनाए थे, टोलैंड, कैमरून को, नीबिया को, तगानिको को, पैसिको द्वीप को, इन सबको क्या कर दिया गया। अब जो टोगोलैंड था और कैमरून था उसे फ्रांस और ब्रिटेन को दे दिया गया वर्साई की संधि के तहत। नेबिया को दक्षिण अफ्रीका में मिला दिया गया, तंगानिका को ब्रिटेन को दे दिया गया और पैसिफिक द्वीप को जापान को सौंप दिया गया। थी जर्मनी की जमीन, जर्मनी का उपनिवेश थे, अब जर्मनी से छीन के इन सारे कंट्री को दे दिया गया। जर्मनी का और अपमान कर दिया। तो वर्साई की संधि बहुत ज्यादा अपमानजनक थी जर्मनी के लिए, इसलिए इसको जर्मनी की अपमानजनक संधि कहा जाता है। वर्साई की संधि के प्रभाव क्या हुए? जर्मनी में असंतोष बढ़ गया और नाजीवाद का उदय हुआ। जर्मनी का इतना अपमान हुआ कि उसमें असंतोष पैदा हो गया। असंतोष से नाजीवाद पैदा हो गए और नाजीवाद में ही हिटलर आते हैं, जो कि नाजीवाद की स्थापना करता है। इस संधि ने जर्मनी को अपमानित इतना किया और आर्थिक रूप से इतना कमजोर कर दिया कि जर्मन नागरिकों को यह संधि अन्यायपूर्ण लगने लगी। उनको लगने लगा कि यूरोप की कंट्री हमारे साथ अन्याय कर रही है, और इसी अन्याय ने हिटलर जैसे नाजी पार्टी और सत्ता में आने का, हिटलर को और नाजी पार्टी बनाने का अवसर मिला और द्वितीय विश्व युद्ध को जन्म दिया। 1933 में हिटलर ने वर्साई की संधि के प्रतिबंधों को मानने से बिल्कुल इनकार कर दिया। अब 1933 में हिटलर ने वर्साई की संधि को मानने से बिल्कुल इनकार कर दिया। जर्मनी का इतना अपमान हुआ कि उसने हिटलर को जन्म दे दिया। जर्मनी में जब हिटलर का जन्म हुआ नाजीवाद के तहत, तो नाजीवाद उसने लागू किया, तो हिटलर ने इन सारे प्रतिबंधों को, जो कि वर्साई की संधि के तहत जर्मनी पे थोपा गया था, उसका अपमान करके उन सबको हिटलर ने मानने से इनकार कर दिया। उसने कहा मैं अब कुछ नहीं मानूंगा। तुमने 1 लाख सेना रखने को कहा है, मैं इससे ज्यादा रखूंगा। तुमने 6 टैंक रखने को कहा है, मैं इससे ज्यादा टैंक रखूंगा। तुमने जो जो मेरी जमीन छीने उसको एक एक को खदेड़ खदेड़ के मारूंगा। का जो हिटलर था, उसने जिसने उसका अपमान किया था, उसने उस देश को इतना मतलब इतना टॉर्चर किया और ढूंढ ढूंढ के यहूदियों को मारा था, और जर्मनी को पुनः सैन्य शक्ति बनाने में लग गया था, और जर्मनी को इतना स्ट्रांग बना दिया था किसने? हिटलर ने। अब आप ये मत समझिएगा कि हिटलर अच्छा था। हिटलर, हाँ, जर्मनी में हिटलर का उदय का कारण ये था कि जर्मनी का बहुत ज्यादा अपमान हुआ था और उसने हिटलर को जन्म दिया, और हिटलर अब बदला ले रहा है। अब हिटलर इतना स्ट्रांग हो जाता है कि वो पूरी दुनिया में अपना इफेक्ट कर देता है और ढूंढ ढूंढ के पूरी दुनिया को मारता है। पूरी दुनिया डरने लगती है हिटलर से। पर हिटलर अच्छा नहीं था, क्योंकि हिटलर क्या कर रहा था, एक एक मतलब अगर जर्मनी के साथ किसने बुरा किया था, हिटलर भी बुरा ही कर रहा था। वो उसको अगर उसके साथ जिसने अपमानजनक किया था, उससे वो ना मान के प्रतिबंध को हटा सकता था। बट ये क्या कर रहा था, जो इसमें इन्वॉल्व भी नहीं थे, उस देश को भी इसमें क्या कर रहा था, इन्वॉल्व कर दे रहा था और उस पर भी अटैक कर दे रहा था। और यहूदिया जो आम जनता थी उसको भी ढूंढ के मारा था। तो आम जनता को मारना कहीं भी अच्छी बात नहीं होती। तो हिटलर एक तरफ से उभरा तो था, अपमान जब वर्साई की संधि के तहत जर्मनी का अपमान हुआ था, पर हिटलर भी कुछ ऐसा कर गया था जिससे हिटलर को भी अच्छा नहीं माना जाता है। ठीक है। तो यूरोप में शक्ति संतुलन का परिवर्तन देखने को मिला। जर्मनी की कमजोरी के कारण ब्रिटेन, फ्रांस और यूरोप में प्रमुख शक्तियां बन गई थी। ठीक है। अमेरिका ने यूरोपीय मामलों से दूरी बना ली थी। अमेरिका कह रहा है, मनरो ड्राफ्टिन की नीति अपनाई अमेरिका ने और कहा अब मैं तुम्हारे साथ नहीं हूँ, और अमेरिका निकल गया इसमें से। ठीक है। तो रूस में सोवियत संघ यूएसएसआर का उदय हुआ। ठीक है, जो बाद में एक प्रमुख शक्ति बन गया। ठीक है। तो द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से 1945 तक ये चला था। ठीक है। तो वर्साई की संधि के कारण ही जर्मनी में असंतोष बना, जर्मनी में राष्ट्रवाद आया, जर्मनी में प्रतोष की भावना पैदा हुई, और जर्मनी में हिटलर का उदय हुआ, जिसने सेकेंड वर्ल्ड वॉर कराया। 1939 में जर्मनी ने पोलैंड पर हमला कर दिया और द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत हो गई इससे। ठीक है। जर्मनी ने, यानी हिटलर ने पोलैंड पर हमला कर दिया और द्वितीय विश्व युद्ध स्टार्ट हो गया। तो वर्साई की संधि जो है वो वुडरो विल्सन ने इसमें 14 अपने सिद्धांत डाले थे। ठीक है। वुडरो विल्सन कौन था? अमेरिका का राष्ट्रपति था वुडरो विल्सन। ठीक है। 8 जनवरी 1918 को अमेरिका के राष्ट्रपति वुडरो विल्सन ने अमेरिकी कांग्रेस के सामने अपने 14 बिंदु प्रस्तुत किए थे, जिसमें उन्होंने वर्साई की संधि के तहत 14 बिंदु प्रस्तुत किया था और एक स्थायी शांति बनाने की कोशिश की थी, पर यह शांति बिल्कुल भी नहीं थी। विड्रो विल्सन ने ऐसे सिद्धांत दिए थे 14, जिससे जर्मनी का इतना अपमान हुआ जर्मनी का, कि जर्मनी में एक नाजीवाद पैदा हो गया, एक हिटलर पैदा हो गया, जिसने पूरी दुनिया को खदेड़ खदेड़ के मारा था। मुख्य बिंदु क्या है इसके? गुप्त संधियों का अंत। पहला चीज वर्साई की संधि में जो विड्रो विल्सन के 14 सिद्धांत थे, उसमें से ये था कि गुप्त संधियों का अंत करना है। सभी अंतर्राष्ट्रीय समझौता खुले तौर पे होंगे। जैसे आज होते हैं ना इंटरनेशनल रिलेशन बनाते हैं, जैसे मोदी जी जाते हैं या कोई कंट्री आता है तो न्यूज पूरी मीडिया उसे कवर करती है, पर पहले नहीं हो रही थी ऐसे, मीडिया उसे कवर नहीं करती थी। छुपके छुपके एक देश दूसरे देश से क्या कर रहा था, संधि बना लेता था। ट्रिपल अलायंस भी कब बना, ट्रिपल एतांत भी कब बना, किसी को कुछ नहीं पता था। बस लड़ाई होती थी तो वो दोस्तों से बचाने आ जाता था, वो दोस्तों से बचाने आ जाता था। ठीक है। तो यही कहा वुडरो विल्सन ने कि अब कोई गुप्त संधि नहीं करेगा, जो भी संधि होगी किसी देश के साथ तो वो मीडिया के कवर में होगी। ठीक है। दूसरा
क्या प्रस्ताव रखा वर्साई की संधि में वुड्रो विल्सन ने? समुद्री स्वतंत्रता होगी, सभी देशों को युद्ध और शांति दोनों समय में समुद्र की स्वतंत्रता होगी, इसकी अनुमति दी। अगर कोई देश किसी देश से लड़ रहा है, ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि उस रास्ते को वो कैप्चर कर लेगा। समुद्री स्वतंत्रता सभी को है, युद्ध के टाइम पे भी और युद्ध नहीं है तब भी, ठीक है। ये वर्साई की संधि में कहा गया। तीसरी वर्साई की संधि में क्या कहा गया वुड्रो विल्सन द्वारा कि व्यापार की भी स्वतंत्रता होगी, सभी देशों के लिए व्यापार और वाणिज्य पे कोई रोक टोक नहीं होगा। अगर लड़ाई भी हो रही है तो व्यापार पे आप इसका प्रभाव नहीं डालोगे, ठीक है। शांति बनाने की कोशिश की वुड्रो विल्सन ने। चौथा, वुड्रो विल्सन ने सैन्य हथियारों में कमी की बात की, सभी देशों को सैन्य हथियार को सीमित रखने की बात की। पर सभी देशों को सीमित रखने की अधिकार की बात तो की, पर लागू ये किसी पे नहीं हुआ। लागू किस पे किया गया? निशाना बनाया गया जर्मनी को। जर्मनी को कहा गया कि तुम 1 लाख से ज्यादा सेना नहीं रख सकते, 6 से ज्यादा तोप नहीं रख सकते। जर्मनी का अपमान कर रहे थे। कह तो रहे थे ये बनाया गया है सैन्य हथियारों की कमी करने के लिए, दुनिया में शांति बनाने के लिए, पर हथियार सबके नहीं खत्म किए गए, जर्मनी के हथियार को खत्म किया गया। मतलब अपमान किसका करा जा रहा था? सिर्फ जर्मनी को टारगेट किया जा रहा था। पांचवा उनके बिंदु थे, उपनिवेशों के साथ न्यायपूर्ण व्यवहार किया जाए। जितने भी उपनिवेश है दुनिया में, चाहे ब्रिटेन के हो, चाहे फ्रांस के हो, चाहे जर्मनी हो, उसको सम्मान दिया जाए। पर ब्रिटेन के जो उपनिवेश थे उसको आजाद नहीं कराया गया, फ्रांस के उपनिवेश को आजाद नहीं कराया गया। टारगेट क्या किया? जर्मनी के उपनिवेश को। जर्मनी ने जिस जिसको अपना गुलाम बना रखा था उस कंट्री को आजाद करा दिया गया। कहा कि अब तुम आजाद हो जाओ जर्मनी की कैद से। तो क्या ऐसा दुनिया को दिखाया जा रहा था कि उपनिवेशों के साथ हम न्याय कर रहे हैं, हम उनको आजादी दे रहे हैं। अगर ऐसा होता तो भारत भी ब्रिटेन का गुलाम था, भारत को तो आजादी उस समय ऐसे नहीं मिली, ठीक है। तो जर्मनी को ही टारगेट किया जा रहा था वर्साई की संधि में। जो छठा कारण था वो था रूस की स्वतंत्रता। रूस को अपनी सरकार और भविष्य का चुनाव करने की स्वतंत्रता दे दी थी, ठीक है, वर्साई की संधि में, ठीक है। क्योंकि इस समय ही रूस में क्या हुई थी? फरवरी की क्रांति हुई थी, सत्ता पलट हुई थी, ठीक है। तो अलेक्जेंडर यहाँ का शासक बनाया गया था। सातवां क्या होता? बेल्जियम की स्वतंत्रता। बेल्जियम को जर्मनी से मुक्त कराकर क्या कर दिया गया? संप्रभु देश बना दिया गया था। अभी तक बेल्जियम किसका अधिकार में था? जर्मनी का उपनिवेश था। जर्मनी को टारगेट बनाया गया कि जर्मनी ने जिस जिसको अपना उपनिवेश बनाया उसको आजाद करो। जर्मनी को टारगेट करके बेल्जियम को भी आजाद कर दिया गया। कहने को तो बेल्जियम की स्वतंत्रता मिली, पर जर्मनी का ये अपमान हो रहा था कि जर्मनी की जितनी भी उपनिवेश है उसको वर्साई की संधि के तहत छीन रहे थे यूरोपीय कंट्री, ठीक है। आठवां क्या था मुख्य बिंदु? फ्रांस और अल्सस लॉरेंस को वापस ले लिया गया। फ्रांस का जो अल्सस और लॉरेंस है, जिसे फ्रैंको प्रशन युद्ध में जर्मनी ने जीता था, और जर्मनी की जो जनता है उस, और जो अल्सस और लॉरेंस की जो जनता है वो खुद ही जर्मनी के साथ मिलने आई थी जर्मनी के एकीकरण में। पर जो अल्सस और लॉरेंस की जनता खुद जर्मनी में मिलने आई और जर्मनी का पार्ट बनी, उस जर्मनी के पार्ट को, अल्सस और लॉरेंस को, वर्साई की संधि के तहत फ्रांस को वापस दे दिया गया वुड्रो विल्सन ने। अब वुड्रो विल्सन ने फ्रांस को अल्सस और लॉरेंस वापस दे दिया गया, तो जर्मनी का अपमान हुआ, क्योंकि जर्मनी तो इस देश को जर्मनी ने अपने युद्ध में, फ्रैंको प्रशन युद्ध में जीत के लाया था, ठीक है। तो जर्मनी से ये भी क्षेत्र छीन लिया गया। नवा बिंदु क्या था? कि इटली की सीमाओं को पुनर्गठन किया गया। इटली की कई सीमाएं थी जो कि जर्मनी का उपनिवेश थी। अब जर्मनी के उपनिवेश में इटली की भी सीमाएं थी। दिखा तो ये रही थी कि इटली की सीमा को पुनर्निर्माण कर रहे हैं, पर जर्मनी की सीमा को छीना जा रहा था। इसके तहत टारगेट सिर्फ जर्मनी को ही किया जा रहा था। 10वां ये था कि ऑस्ट्रिया हंगरी को स्वतंत्रता कर दिया गया था। ऑस्ट्रिया हंगरी के विभिन्न जातीय समूह को आत्मनिर्भर लेने का अधिकार दे दिया गया था। क्योंकि देखिए, जर्मनी को हमेशा साथ किसने दिया गया? जर्मनी का साथ हमेशा ऑस्ट्रिया हंगरी ने दिया। जयवीरू की दोस्ती जैसी कहलाई थी, जो ऑस्ट्रिया हंगरी और जो जर्मनी की जो दोस्ती थी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में, क्योंकि ये दोनों एक साथ थे, ठीक है। पर इन दोनों को अलग करने का काम करा गया ऑस्ट्रिया हंगरी की स्वतंत्रता देकर वर्साई की संधि में। क्या कहा गया वर्साई की संधि में ऑस्ट्रिया हंगरी के जनता को? कि अगर आप ऑस्ट्रिया हंगरी से अलग होना चाहते हो तो आप हो जाओ, किसी भी देश में मिल जाओ। अब ऑस्ट्रिया हंगरी के देश क्यों किसी देश में जाएंगे? तुम तो उसका अपमान कर रहे हो। तो जर्मनी का अपमान करा है इन्होंने। बाल्कन देशों की स्वतंत्रता दी। सर्बिया, मोनेटेग्रो, रोमानिया की स्वतंत्रता दे दी। अब ये सब ओटोमन साम्राज्य के अंतर्गत आते थे, ठीक है। और इन सब पे भी क्या है? जर्मनी का प्रभाव क्या है देखने को मिलता था। तो जर्मनी के प्रभाव में जो भी देश आ रहे हैं उन सबको क्या करा गया? स्वतंत्रता दे दी गई और जर्मनी का अपमान किया गया। 12वां पॉइंट है कि ऑटोमन साम्राज्य में स्वतंत्रता आई, ठीक है। तुर्की को स्वतंत्रता मिले और अन्य राष्ट्र में अरब, कुर्द आदि में आत्मनिर्भर करने का उनको मतलब स्वतंत्रता दे देगी तुर्की को, कि तुम भी स्वतंत्र हो, ठीक है। तो तुर्की जो है वो अभी तक किसके साथ लड़ रहा था? फ्रांस जो है, सॉरी, गति जो है, यानी जो गति पार्ट मैंने बताया था ना, मतलब ट्रिपल अलायंस के साथ मिलकर लड़ रहा था, यानी जर्मनी के सपोर्ट में था टर्की। तो जर्मनी के जो भी सपोर्ट में देश था उसका भी अपमान किया गया। मैंने बताया ना, ऑस्ट्रिया हंगरी के लोगों को भी कह दिया कि तुम स्वतंत्र हो जाओ, वैसे ही ऑटोमन साम्राज्य के लोगों को कहा गया कि तुम भी स्वतंत्र हो जाओ, ठीक है। मतलब जो साम्राज्य जर्मनी के सपोर्ट में थे उन सबको कहा गया, उन सबकी जनता को, कि तुम किसी के साथ मिल सकते हो। मतलब उनकी जमीन को तोड़फोड़ कर दिया गया। पोलैंड का पुनर्निर्माण कर दिया। पोलैंड अभी तक स्वतंत्र राष्ट्र नहीं था, पर पोलैंड का कोई रोल भी नहीं था, पर इसे एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित कर दिया गया और जर्मनी का इससे भी अपमान हुआ, ठीक है। और चौथा और लास्ट पॉइंट क्या है? सबसे मेन, लीग ऑफ नेशन की स्थापना की गई। विश्व में शांति बनाए रखने की एक अंतरराष्ट्रीय संगठन है जो कि पहली बार बनाया गया था। विश्व, जैसे आज हम देखते हैं यूएन, अंतरराष्ट्रीय संघ देखते हैं ना, राष्ट्रीय संघ, तो उसी की तरह लीग ऑफ नेशन था। पर लीग ऑफ नेशन शांति के लिए तो बनाया गया था, पर शांति में सफलता नहीं हुई थी। अगर सफलता पाता
लीग ऑफ नेशन, तो कभी भी सेकेंड वर्ल्ड वॉर नहीं होता। ठीक है, तो इसलिए इसका नाम बाद में बदल के क्या है, यूएनओ रख दिया गया था, जो कि हमारा आज राष्ट्रीय संघ है। ठीक है, तो वर्साई की संधि में वुड्रो विल्सन की भूमिका बहुत ज्यादा थी। वुड्रो विल्सन चाहते थे कि वर्साई की संधि उदार और न्यायपूर्ण हो, जिससे भविष्य में कोई भी युद्ध ना हो, लेकिन उनकी जो लीग ऑफ नेशन की जो विचार है वो उन्होंने आगे तो बढ़ाया, इस संधि में शामिल तो किया, हालांकि ब्रिटेन फ्रांस उनके कई विचारों को नकार भी दिया, पर जर्मनी पर कठोर दंड लागू किया गया। किससे, मतलब वर्साई की संधि और वुड्रो विल्सन की जो संधि है उसने जर्मनी का बहुत अपमान किया, जिसने हिटलर को पैदा किया। अमेरिका और वर्साई की संधि, अमेरिका सीनेट ने वर्साई की संधि को अस्वीकार कर दिया और अमेरिका ने इस संधि पर हस्ताक्षर भी नहीं किए। ठीक है, अमेरिका की संसद ने इसको इनकार कर दिया। अमेरिका ने लीग ऑफ नेशन में भी शामिल होने से इनकार कर दिया, जिससे यह संगठन कमजोर पड़ गया। अमेरिका ने 1921 में जर्मनी के साथ अलग शांति समझौता बनाई और जर्मनी के साथ अपनी गठबंधन बैठा ली। ठीक है, आर्थिक परिणाम क्या देखने को मिला फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का। अभी हम राजनीतिक प्रभाव डाल रहे थे, अभी आर्थिक प्रभाव ये पड़ा कि आर्थिक मंदी देखने को मिल गई। युद्ध में बड़े पैमाने पर विनाश हुआ था, यूरोप की अर्थव्यवस्था कमजोर हो गई थी क्योंकि सारे देश लड़ रहे थे, जर्मनी फ्रांस इन सब पे भारी कर्ज में डूब गया था। अमेरिका दुनिया की सबसे बड़ी आर्थिक शक्ति बनकर उभरा था, क्योंकि जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर था तो कर्ज कौन दे रहा था, अमेरिका ही दे रहा था, हथियार तो अमेरिका ही बेच रहा था, तो अमेरिका तो अमीर था अभी, पर ब्रिटेन फ्रांस जर्मनी ये सब डूब गए थे, आर्थिक संकट आ गया था दुनिया में। युद्ध से जुड़ा आर्थिक संकट आया था, युद्ध के कारण भारी महंगाई बेरोजगारी बढ़ गई इन सब देशों में, मुद्रा का भाव होने लगा, व्याप औद्योगिक उत्पादन में गिरावट आई, इंडस्ट्री में गिरावट आई, शेयर मार्केट है वो गिरने लगा। सामाजिक परिणाम भी देखने को मिला, जनसंख्या हानि भी देखने को मिली, मानवीय संकट, युद्ध में कम से कम 1.5 करोड़ लोग मारे गए थे, 15 मिलियन लोग मारे गए थे, 2 करोड़ मिलियन लोग घायल भी हुए थे, तो इतने सारे लोग मर गए और घायल हुए, तो जनहानि तो हुई ना, समाज समाज पे ये गहरा प्रभाव पड़ा। अनेक शहर और गांव नष्ट हो गए थे, क्योंकि कई देशों में लड़ाई हो रही थी, आपस में लड़ रहे थे। युद्ध के बाद शरणार्थी संकट भी पैदा हो गया था, कि जो एक देश से दूसरे देश भाग के जो शरणार्थी जा रहे थे वो भी संकट पैदा हो गया था, कहाँ रहेंगे। महिलाओं की भूमिका में बदलाव आ गया था, युद्ध के दौरान पुरुष सैनिक क्या है, महिलाओं में फैक्ट्री अस्पताल और अन्य सेवाओं में कार्य भी करने लगी थी। युद्ध के बाद महिलाओं को अधिक अधिकार मिलने लगे थे और कई महिलाओं को मतदान का भी अधिकार दिया गया, क्योंकि पुरुष की बहुत ज्यादा संख्या कम हो गई थी, युद्ध में लड़ने के बाद महिलाएं बची थी, तो अस्पताल फैक्ट्री इन सब में काम कौन कर रही थी, महिलाएं कर रही थी, तो महिलाओं की तो अच्छी स्थिति हो गई थी इस समय। ठीक है, तो महामारी का प्रसार भी देखने को मिला, क्योंकि युद्ध में इतने लोग मरे कि स्पेनिश फ्लू ये महामारी ये सब फैल गई, 5 करोड़ मिलियन से अधिक लोग मर गए इस बीमारी से। ठीक है, भू राजनीतिक परिणाम भी देखने को मिला, यूरोप का पुनर्गठन किया गया, मैंने बताया था ना ऊपर पढ़ा है ना कि जर्मनी से कैसे कैसे जमीन छीनी गई, सोवियत संघ का उदय हुआ। ठीक है, द्वितीय विश्व युद्ध की भूमिका, वर्साई की संधि ने क्या करा कि जर्मनी का इतना अपमान किया कि उसने हिटलर और नाजी पार्टी का उदय कर दिया, और नाजी पार्टी का जहां उदय हुआ तो उसने सेकेंड वर्ल्ड वॉर को जन्म दे दिया। ठीक है, तो निष्कर्ष के तौर पे क्या लिखोगे कि प्रथम विश्व युद्ध के परिणाम अत्यंत गंभीर थे, इस युद्ध के कारण ही 4 बड़े साम्राज्य नष्ट हो गए थे और राजनीतिक बदलाव आई थी। अमेरिका एक महाशक्ति के रूप में भी इसी समय उभरा था, क्योंकि अमेरिका ही हथियार बेच रहा था। ठीक है, हालांकि युद्ध के बाद बनाई शांति संध्या प्रभावी रही, अंततः द्वितीय विश्व युद्ध जो है उसकी और भी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की संधि ही ले गई थी, जो कि थी वर्साई की संधि। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी, वीडियो आपको अच्छी लगी वीडियो को लाइक कीजिएगा, कॉलेज ग्रुप दोस्तों में शेयर कीजिएगा, वीडियो कैसे लगेगा मैं सेक्शन में जरूर बताएगा। सो धन्यवाद।